कीजिए कीजिए, आप ही स्टार्ट कीजिए। आपके मुखारबिंद से होगा तो हो सकता है डिस्कशन अच्छा चले। अच्छा ठीक है। तो बताते हैं वैल्यूएशन क्या है वो। ठीक है, उसका डेफिनेशन पहले। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कोई भी एसेट आपका हुआ, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, तो उसका प्रेजेंट जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू निकालना ही वैल्यूएशन हुआ, यानी उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से। तो प्रेजेंट फेयर वैल्यू। क्या? प्रेजेंट फेयर वैल्यू, ये हाँ, फेयर वैल्यूएशन है। वैल्यू। अच्छा हाँ ठीक है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू कहिए या डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू, ये बोलना चाह रहे हैं ना। हाँ, ठीक फेयर। है, फेयर। अगला लाइन हम लिखे हैं वो बात। इट इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो किस किस चीज़ का निकलेगा, तो बिल्डिंग का निकालिए या फैक्ट्री का, और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मतलब सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर रहे चाहे जो भी रहे। ये वैल्यूएशन हमको लगता है कि किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर वाला मशीन ही सब का करेगा। हम लोग बिल्डिंग वगैरह का कर रहे हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, लाइफ, मेंटेनेंस एंड लोकेशन। अच्छा, वैल्यू जो है वो वैल्यू किसी प्रॉपर्टी का किस पे डिपेंड करेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पे, उसका लाइफ कितना हो रहा है, मतलब पुराना है कि नया है। मेंटेनेंस किया हुआ रहेगा तो अच्छा वैल्यू उसका मिलेगा। मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो खराब वैल्यू मिल सकता है। लोकेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब डेवलप लोकेशन पे है तो ज़्यादा उसका वैल्यू होगा। जैसे पटना का वैल्यू ज़्यादा रहेगा गया के मुताबिक, काहे कि पटना डेवलप है और कैपिटल भी है वो। कैपिटल है वो, स्टेट एंड कैपिटल, हाँ कैपिटल ही है। द वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सप्लाई और डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सप्लाई और डिमांड से कहने का मतलब यही ना कि कितना उसका मांग है। क्या बोलता है उस मन? अनुसार कितना उसका डिमांड है, उस अनुसार कितना उसका सप्लाई है, इसी के मतलब डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वो सप्लाई डिमांड का रेशियो भी एक होता है, डिमांड सप्लाई रेशियो। सप्लाई डिमांड रेशियो ही है। अच्छा, एक लाइन हम लिखे हैं जी, बताइए। एम चक्रवर्ती से, बुकवा से। येट फिर भी वैल्यूएशन इज नॉट एन आर्बिटरी प्रोसेस। शायद ये वैल्यूएशन इज नॉट एन आर्बिटरी प्रोसेस, इसीलिए पहला लाइन में हम फेयर लिखे हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। हाँ, फेयर वैल्यू है तो इसका प्रोसीजर ना है कैलकुलेशन करने का। हाँ थोड़ी तो ना मतलब, चलो अंदाजा एक लगा लिए ऐसे ही। आर्बिट्रेशन का ना मतलब कोई भी सापेक्ष वैल्यू ले लिए। लेकिन लिखा आर्बिट्रे हुआ ये लाइन तो लिख दिए हैं कि वैल्यूएशन इज नॉट एन आर्बिटरी प्रोसेस। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया लेकिन। अरे आर्बिट्रेशन कहना मतलब कि कोई भी ऐसे ही अरे नहीं ले। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना टाइप का, मतलब होता हाँ है। इसमें तो होता है कि एगो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, मतलब जिसको जो मना रहा है वो वैल्यू नहीं ना बता सकता। हम्म। वही हाँ है। तो ये शायद उसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू। हाँ, फेयर वैल्यू इसलिए तो लिखा हुआ है। चलिए, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन बताइए, थोड़ा जल्दी बताते हैं। लिखिए। हाँ हाँ बताते बताइए। हैं। पहला, फॉर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, यानी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसको खरीदने बेचने के लिए भी वैल्यूएशन जरूरी है। फिर हम्म। टैक्सेशन, यानी जो असेसमेंट म्युनिसिपल टैक्स होता है उस पे, मतलब म्युनिसिपल टैक्स के मतलब वसूलने के लिए, टैक्सेशन के लिए वैल्यूएशन जरूरी होता है। फिर रेंट फिक्सेशन के लिए, रेंट फिक्स करना है तो पता तो चले कि हाँ कितना हमरा लगा था, इसका वैल्यू कितना है, उसी अनुसार रेंट फिक्स करेंगे। ये जनरली 6 से 10% होता है रेंट फिक्सेशन। फिर मॉर्गेज और सिक्योरिटी ऑफ लोन। मान लीजिए आपके पास कोई 1 कट्ठा जमीन है, जितना भी है उसका वैल्यूएशन करके ही ना उसी के अनुसार बैंक आपको लोन देती है। फिर कंपलसरी एक्विजिशन, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी है जो रोड के किनारे है, तो हम्म। ठीक है, उसका दाम देने के लिए सरकार को आपको ये कंपलसरी एक्विजिशन के लिए वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। जनरली 3 टाइम्स प्लस 30% ऑफ मेन वैल्यू ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, ये दिया जाता है ओनर को। लेकिन अगर जो आप कहेंगे कि ना हम ना बेचबो हमरा तो कुछ कर ला, तो 30% काट के आपको 3 टाइम्स ओनली दिया जाएगा। सर बताए थे ये अच्छा। चीज। हाँ बताए थे, बताए थे। हाँ, 30% कट जाता है ज्यादा तेज बनने पर। फिर है इंश्योरेंस के लिए, फॉर फिक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। फिर गिफ्ट टैक्स, अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसको टैक्स के लिए ही वैल्यूएशन, टैक्स के लिए भी वैल्यूएशन किया जाता है। फिर असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है उसके अनुसार आपको इनकम टैक्स भरना होता है। फिर है पार्टीशन, मतलब आपके मान लीजिए मेरे पिताजी के, हम 4 भाई हैं 5 भाई हैं, तो अगर मेरे पास जितना भी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन के आधार पर ही पार्टीशन किया जाता है।
फिर ऑक्शन इक्वल इक्वल नहीं, अच्छा वही ना। हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वैल्यूएशन करके। लेकिन मेरे यहाँ पता है, मेरे पापा ये लोग का बंटवारा हुआ है ना, तो वैल्यूएशन नहीं, हर जगह अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो हर जगह इतना ही पार्ट हुआ है। हमरा ये ठीक ओ, ना लगा लेकिन चलिए फिर है। अमीन अमीन को बुलाइएगा ना, तो वो सही से डिवाइड हाँ करवा देता है, नहीं तो कर दिया अपने है से करे मतलब, में लड़ाई हो जाता है। हाँ हाँ वो तो कर ही दिया है, वो अलग बात है। मतलब हम चाह रहे थे कि वैल्यूएशन करके करे, ताकि मतलब सब एक हाँ, जगह फिक्स है, फिर बंटवारा का फायदा क्या हुआ। फिर है ओ, गोटी ऑप्शन। गिराया था कहा, क्या? गोटी गिरा के वो करवाता है नहीं हाँ है। हाँ 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 वैसा ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्शन बिड्स, ये समझ, ऑक्शन मतलब कि वही ना, मान लीजिए कोई संपत्ति की नीलामी हो रहा है, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगा। फिर हाँ स्पेकुलेशन, ऑक्शन के लिए, हाँ फिर ऑक्शन को भी स्पेकुलेशन के चाहिए। लिए टू डिटरमाइन द कोर्ट फी स्टैम्प। अच्छा, मतलब कि आपके पास कितना का प्रॉपर्टी है, तो उसी अनुसार आपको मतलब जो कहता है सब कि 1,000 के लिए हैं स्टाम्प पेपर, फिर 2,000 के, 10,000 के, यही चीज ना। हम्म, हाँ, टू डिटरमाइन द कोर्ट फी स्टैम्प, बस 12 को लिखे हैं। हम तो 9 को लिखे हैं। अ, अरे हम कहीं कहीं से खोज नहीं है। ऑक्शन इस वाला नहीं लिखे हैं। हाँ, अच्छा, और ये सब एम चक्रवर्ती बुकवा है ना, वही में से मिल गया था। ठीक है, एम चक्रवर्ती अच्छा किताब है। हम्म, डेफिनेशन है कॉस्ट, वैल्यू और प्राइस का, तो बता देते हैं तीनों को हम, आसान चीज है। देखिए, ठीक। कॉस्ट के बारे में बताया जाए ना, तो कॉस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लैंड, यानी जमीन का दाम और जितना में प्रॉपर्टी खड़ा किए हैं आप, उसका अमाउंट, यही हो गया आपका कॉस्ट। ठीक है। इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डज नॉट चेंज। ये ओरिजिनल कॉस्ट जो आपका लग गया ना बनाने में खर्चा, वही है, ये चेंज उंज नहीं होता, एक बार खर्चा लगे तब चेंज कुछ ही होगा। फिर है ना कि इट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कह सकते हैं ये कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसमें लगा, और जितना लेबर को दिए, ये दोनों जोड़ करके ओरिजिनल कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का, वो कॉस्ट में। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। कॉस्ट सिंपल चीज है। वैल्यू बताते हैं। लैंड का प्राइस नहीं बढ़ेगा। नहीं, जैसे कि आप जमीन खरीद लिए, उस पर बिल्डिंग बना दिए, तो अब बढ़े लैंड का चाहे जो रहे, आप खरीद लिए बिल्डिंग बना दिए, तो वो तो फिक्स हो गया अब, वो कांस्टेंट हो गया ना अब। नहीं, ये बोलना चाहते हैं ना कि मान लीजिए अभी हम अपना जमीन पे बिल्डिंग बना लिए हैं, तो अभी इसका हम्म। मान दाम है 5 लाख, तो हो सकता है कि भविष्य में 7 लाख भी हो जाए ना, तो ना ना, कॉस्ट तो कॉस्ट 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 कांस्टेंट को होगा। उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ कॉस्ट, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड। अरे तो लैंड और मतलब कि आपका जमीन जो है ना, जिस टाइम आप खरीद के बनाए थे ना, उस टाइम का ही तो आपका कॉस्ट फिक्स हो गया। अब आप अच्छा, प्रेजेंट मतलब कि फ्यूचर में बेचिए उचेगा, तो वैल्यू ही सब ना हुआ, थोड़ी ना कॉस्ट हुआ। हाँ कॉस्ट हाँ फिक्स हो गया, आप जितना में खरीद के आप बना दिए वो फिक्स हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए तो बोल रहा है उसमें। चलिए वैल्यू बताते हैं। वैल्यू जो आप बता रहे हैं ना, वो वैल्यू में आएगा। वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंट कॉस्ट विच मे बी कैलकुलेटेड बाय मेथड ऑफ वैल्यूएशन, यानी प्रेजेंट यानी कि करंट मार्केट में जो क्या दाम मिलेगा अगर उसको तुरंत बेचेगा, तो वही हुआ उसका वैल्यू। ठीक है। तो वो कैलकुलेट किया जाता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन से, जो कि सर अभी नहीं पढ़ाए आगे, है इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो वैल्यू वेरीज विथ टाइम। अब वैल्यू जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग, वैल्यू जैसे कि जमीन वाला एग्जांपल दिए कि टाइम के साथ जनरली बढ़ता है, तो वो वैल्यू वेरी करेगा टाइम के साथ, डिमांड के साथ और सप्लाई रेशियो के साथ भी वैल्यू वेरी करता है। और फिर उसी चीज को फिर से लिखे हैं, इट इज द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू विच मे नॉट बी नेसेसरी सेम एज दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। अच्छा, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होता है ये, जो वैल्यू होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका कॉस्ट के जैसा ही सेम रहे, ये कॉस्ट से हाइयर भी मिल सकता है और कॉस्ट से लोअर भी हो सकता है, वैल्यू का जो बात कर रहे हैं। अ, सबसे अलग प्राइस है। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, यानी जितना में प्रॉपर्टी आपका बना है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट लेकर के आएगा ना सम, उसी को प्राइस बोलते हैं। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी चेंजेज विद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अब कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहेगा, तो प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। यही बात लिखा हुआ है। अच्छा, हम और ये किसी, तीनों को एक एग्जांपल के द्वारा समझाएं, तीनों याद हो जाएगा। हाँ जाइए। जैसे अभी देखिए पेट्रोल का दाम इतना हाइपर का है, देखिए इस तीन का पहला पेट्रोल का कच्चा पेट्रोल है, उसका तो प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट है, वो तो नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है। लेकिन
उसका वैल्यू अगर डिमांड इस समय बढ़ा हुआ है, क्योंकि जानबूझ के जो पेट्रोल निकालता था ना देश, 4-5 देश है वो निकालता था ना, तो वो जानबूझ के इन दिन कोविड टाइम में कम कर दिया था प्रोडक्शन, क्योंकि यूज कम हुआ था, सप्लाई डिमांड कम हो गया था। तो लेकिन अभी डिमांड हाई भी हो गया, तो वही सप्लाई कम कर लिया है, तो वैल्यू चेंज हो रहा है। अब प्राइस देखिए, मान लीजिए हम लोग के देश में आया, तो जो जिसके जमीन पर रहता है ना पेट्रोल, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ठेकेदार, उस पर वो भी मनमाना करता है, यानी वो भी अपना प्रॉफिट निकाल उस पे रखता है कि इतना अगर बिका तो इसका इतना परसेंट हम लेंगे। सरकार बोलती है ना कि काहे दाम इतना बढ़ रहा है, तो बोलता है ना कि राज्य सरकार इतना लगा रही है, फिर राज्य सरकार के नीचे भी जो और सब हैं वो लगा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो शुरू में हो गया कॉस्ट, उसके बाद वैल्यू जो डिमांड और सप्लाई रेशियो ये सब पर डिपेंड कर रहा है, और फिर जो ओवरऑल फिर प्राइस जो कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी जोड़ के आ गया। एग्जाम्पल सही नहीं था बॉस। एकदम ऐसे। अच्छा, सोना वाला एग्जांपल ले लीजिए। सोना खदान में अच्छा जैसे करता है, तो खदान का अच्छा, भी छोड़िए करता है। पेट्रोल पे बाद में बात करते हैं, वो टॉपिक का चीज नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल सटीक नहीं बैठा यहाँ पे। अच्छा ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू बताते हैं, ठीक है? या कोई और बताना चाहेंगे तो बताइए। संदीप जी, आप बहुत दिन से नहीं कुछ बोले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू बताइए तो जल्दी से। नहीं, माइक उनका काम कर रहा है। नीतीश आप बताइए। नीतीश फेसबुक पे लाइव है। लाइव नहीं, ऑनलाइन है। अच्छा तुम बताओ, मन कैरेक्टर बताओ बताओ। लाइव ऑनलाइन है, ऑनलाइन। अरे जल्दी अरे बोलो जल्दी ना, जल्दी सुन बताओ ना रहे यार, सब। सुनने जैसे में सब मजा आ रहा इंगेज है। अरे सुनने में मजा तो आता है, लेकिन इंगेज रहोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है। हम भी तो फेसबुक पे बताइए ना, लाइव मत बताइए, बताइए, वैल्यू बताइए। वैल्यू है, सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा। और मतलब कि जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, अगर सप्लाई नहीं है, कम अमाउंट में है, तो तुम्हारा बढ़ जाएगा वैल्यू का। हम्म, फिर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड लोकेशन। लोकेशन तो मेन है, और डिजाइन और स्पेसिफिकेशन कैसा प्रॉपर्टी का उस पर डिपेंड करेगा। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पर्पस फॉर विच इट इज वैल्यूड, मतलब किस पर्पस के लिए करे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम मार्केट में है कोई, और उसके हमको चाहिए कि हमको कपड़ा का दुकान खोलना है, तो अगर उसका देखेंगे प्रॉपर्टी का, अगर वो कपड़ा के दुकान के लायक है तो उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। अगर उस लायक नहीं है तो मतलब मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो वैल्यू गिर जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में है नो रिलेशन विथ इट्स वैल्यू, ये लाइन तो क्लियर होगा सबका। फिर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मींस इट्स वर्थ ऑफ यूटिलिटी, वैल्यू जो है उसका यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, यूटिलिटी को ही बताता है कि कितना यूटिलिटी को वो लायक है। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स फिजिकल कंडीशन, पुराना है तो ऑब्वियसली घटेगा वैल्यू। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर यूज भी देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मतलब अगर फ्यूचर में शायद और डिमांड बढ़ जाए और घट जाए, इसको भी मतलब देखा जाता है वैल्यू निकालने के बाद। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू, तो पहला आ गया फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही लाइन, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, वैल्यू बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि अगर, मतलब कि ये बोल सकते हैं ना कि देखिए अभी हम बनाए इस, एक तो पहले स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और फिर उसका मटेरियल भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि अभी मटेरियल का वैल्यू ये है, आगे जाके वो बढ़ेगा या घटेगा, उस पर भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिपेंड करेगा, तो मतलब उस पर वैल्यू भी डिपेंड करेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने वाला है तो वैल्यू बढ़ेगा। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट, ये सब स्कूल या फिर वही रेलवे स्टेशन के पास मेरा प्रॉपर्टी है तो वैल्यू बढ़ेगा। रिटर्न्स ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे हम अगर रेंट लगाएं तो हमको कितना रिटर्न्स मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा मिलने का संभावना है तो हमको ज्यादा वैल्यू रहेगा, कम है तो कम मिलेगा। रॉयट्स, वॉर, फ्लड एंड अदर नेचुरल क्लाइमेट, ये तो सब समझ ही रहा होगा। फिर है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब हो गया उसका उल्टा, मतलब महंगाई कम गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन वही बोल रहा है कि जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ मतलब महंगाई अभी भी देख लो बढ़ रहा है, तो अगर महंगाई बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर मुंबई मतलब महंगाई घट रहा है, मतलब डिफ्लेशन आ रहा है, तो मेरा सही। प्रॉपर्टी का वैल्यू घटेगा। मोनोपोली ऑफ द प्रॉपर्टी इन मार्केट,
अगर पूरा एरिया में मात्र एक दुकान खाली है और वहीं पे हम बहुत सारा लाइन लगा हुआ है खोलने के लिए, तो मोनोपोली बढ़ जाएगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी का लाइफ है, ये वाला कैलकुलेशन कर लेंगे तो पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डिपेंड करेगा। लीगल कंट्रोल, ये वाला जो बताया कि उसके मतलब बंटवारा होता है, अगर 4 भाई है तो बंटवारा हुआ। सारी वाला लगता है एग्जांपल दिए थे कि 4 कट्ठा है तो 1 कट्ठा चारों भाई का होगा, लेकिन अगर वही कोई एक आदमी जो है 2 कट्ठा बेच दिया तो मतलब उसका लीगल राइट तो नहीं था, उसका तो एक ही राइट था। तो वही डिपेंड करता है, अगर इलीगल तरीका से बेचेगा तो वैल्यू ऑब्वियसली घटेगा, और लीगल रहा तो मतलब वैल्यू सही है। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, ये वाला हम बताएं कि अगर कपड़ा वाला दुकान खोलना है उसके लिए हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो मेरा सही है, लेकिन अगर वो दुकान के लायक नहीं है तो वैल्यूएशन घटेगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज, कि उसका आगे में जाके यूज करेंगे तो वो बढ़ेगा या घटेगा। ये वाला फ्यूचर यूज मतलब प्रॉपर्टी का फ्यूचर यूज क्या हो सकता है, उस पर भी आगे डिपेंड आगे करेगा। मतलब क्या क्या यूज हो सकता है वही। हाँ, और कुछ पॉइंट है क्या, बोलिए। नहीं और कुछ नहीं, फिर हमको तो दोनों मिला जुला के कैरेक्टरिस्टिक और फैक्टर में ना कुछ कुछ पॉइंट बहुत सारा कॉमन मिला है इसमें। अच्छा। हाँ, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला का एक लिखा हुआ है कि मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग अगर इंक्रीज करेगा तो मेरा ओल्ड प्रॉपर्टी जो वहां पे वो एरिया में है ना, वो भी इंक्रीज करेगा। नहीं और कुछ तो नहीं है, एक और पॉइंट था यार, फैसिलिटीज और एमेनिटीज अवेलेबल, यानी कि वाटर सप्लाई सिस्टम और ड्रेनेज अगर उस एरिया में अच्छा है ना हाँ तो फैक्टर मतलब इफेक्ट कर रहा है वैल्यू पे। हाँ, ये वाला मिला था। राइट्स वार फ्लड वाला तो तुम बोले ही, सब कुछ सही है। मार्केट वैल्यू जो इन्फ्लेशन बोले वो मार्केट वैल्यू पे बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा। अच्छा। फिर एक और फैक्टर है, मिसलेनियस में डाल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल वाला जमीन है, नॉन एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, यही सब। हाँ हाँ, वर्ड में हम लिखे हुए हैं उसको। अच्छा, तीनों में डिफरेंस है तो बता देते हैं तीनों में डिफरेंस। चलो, मेरा कोस्ट, बोलने का आज हो गया ना। हाँ हो गया। कोस्ट, चलो प्राइस और सुनते हैं। वैल्यू के बारे में बताते हैं। कोस्ट हो गया क्या, कोस्ट इज फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोस्ट जो है पहले ही हम बता चुके हैं कि फिक्स्ड एकदम हो गया, जितना लगना था वो लग चुका जमीन और बनाने में। ठीक है, वो कोस्ट फिक्स हो गया। प्राइस लेकिन क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉफिट लेकर के जितना प्राइस होगा ना, कहने मतलब कि कोस्ट जो है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दे रहा है, तो वो हो गया प्राइस। और वैल्यू जो है वो तो टाइम टू टाइम वेरी करेगा, यानी वेरिएबल होता है वैल्यू। वो लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर तक वेरी करते रहता है। फिर कोस्ट में एक अगला पॉइंट है, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी। ठीक है, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ही होगा अलग अलग पार्ट अगर सिटी का देखा जाए तो। लेकिन प्राइस का अगर बात किया जाए तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। और वैल्यू तो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन आपका, अगर अच्छा लोकेशन है तो उसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, अगर खराब लोकेशन पे है तो वैल्यू कम जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका सेम लगा है फिर भी। फिर है कोस्ट में एक पॉइंट, अगला पॉइंट कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कोस्ट इज लेस देन प्राइस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे प्राइस से तो कम ही रहेगा ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अभी इसमें प्रॉफिट अपना जोड़ा है नहीं। और प्राइस का बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन से तो ज़्यादा ही रहेगा, यानी कोस्ट से ये ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें ये क्या है जी, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट जोड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, वही बात है। और वैल्यू जो है वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कोस्ट और प्राइस से। ठीक है, क्योंकि प्रजेंट वैल्यू ही बताता है ना, है प्रजेंट क्या मार्केट में रेट चल रहा है, तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। पुराना हो गया तो कम हो गया, और अचानक से उसका डिमांड बढ़ गया तो ज़्यादा भी हो सकता है कोस्ट प्राइस से। एक और है, आज आदित्य क्या? भेजे तो, बताइए। प्राइस इज व्हाट यू पे, कॉस्ट इज व्हाट यू एक्सपेंड हम्म, सॉरी, व्हाट यू एक्सपेंड, और वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अच्छा ये अच्छा भी था डाल। आपका। सही है। तो ये हाँ अच्छा लाइन। हाँ, हाँ अच्छा हाँ लगा। भेजे हैं आदित्य, पता नहीं कहाँ से। हाँ, अच्छा था। अच्छा, टाइप्स ऑफ वैल्यू कितना, 10 हम लिखे हैं, आप लोग के वो लिखे हैं? 11। 10 10। 10 ही 11। हम10 ही चलो हम भी 10 लिखे हैं। 10 का नंबर हम बता देते हैं, दो दो करके सब बताते जाइएगा।
स्क्रैप वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू, स्पेकुलेशन वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, एकोमोडेशन वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, और एक नहीं लिखे वो वाला नाम बताइए। असेस्ड वैल्यू। एसेस्ड वैल्यू। हाँ, अच्छा। कि इसमें म्युनिसिपैलिटी असेसमेंट करता है रेंट के फिक्सेशन के लिए, वो ओ, बताएंगे। अच्छा, तो स्क्रैप वैल्यू से बताएं, सैलवेज वैल्यू, दोनों। बताइए, दो बताइए आप। ठीक है। पहला है स्क्रैप वैल्यू। यानी स्क्रैप वैल्यू में मतलब कि तोड़ फोड़ करला के बाद, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, उसका यूटिलिटी पीरियड समाप्त हो चुका है, तो उसके तोड़ने के बाद उसमें से जो मटेरियल ये सब निकला, उसका जो वैल्यू होता है ना, वही स्क्रैप वैल्यू होता है। तो द हाँ वैल्यू मतलब ऑफ, डिसमेंटल। हाँ, डिसमेंटल करने के बाद जो वैल्यू रहता है ना, अगर डिसमेंटल नहीं किए हैं तब का वैल्यू वो सैलवेज वैल्यू होता है। द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल्स इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू व्हेन इट इज यूजलेस एक्सेप्ट फॉर सेल एज साल्वेज। यानी ये सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया है, द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल इज नोन एज, बस इतना ही नहीं, जब इसका यूजलेस हो जाए लेकिन साल्वेज के लिए सेल होने से होने के बाद, मतलब कि वो साल्वेज में सेल होने लायक भी नहीं है, तब उसको डिसमेंटल किया गया है, तब वो जो वैल्यू मिलेगा वो स्क्रैप वैल्यू होता है। द स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज जंक वैल्यू और डिमोलिशन वैल्यू। ठीक है। In other words, if the life of the property is over, then at the end of its utility period, it can be broken into suitable units for disposal। यानी कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी का यूटिलिटी पीरियड ओवर हो चुका है, तो उसको उसके डिस्पोजल के लिए उसको सुटेबल पार्ट्स में ब्रोक किया जाता है। द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग सच यूनिट्स इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, जो कि पहले ही बता चुके हैं। फॉर अ बिल्डिंग व्हेन इट्स लाइफ इज ओवर, द डिसमेंटल मटेरियल लाइक स्टील, टिम्बर, ब्रिक, और भी को बहुत कुछ होता है, इट विल फेच सर्टेन वैल्यू विच इज कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू। यानी कोई भी बिल्डिंग के तोड़ने के बाद जो उसमें से स्टील, टिम्बर और ब्रिक ये सब निकलेगा, जो सर एग्जांपल भी दिए थे कि कॉलेज में पुराना हॉस्टल तोड़ना पर बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्रिक निकला था, तो उसका जो वैल्यू होता है वही स्क्रैप वैल्यू होता है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज यूजुअली कंसिडर्ड एज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी स्क्रैप वैल्यू को 10% लिया जाता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के। On rare occasions, a scrap value may be zero or even negative if the cost of dismantling or removal becomes equal or more than scrap value। कहने का मतलब है कि स्क्रैप वैल्यू कभी कभी जीरो या नेगेटिव भी हो जाता है। तो किस कंडीशन में होता है, जब डिसमेंटलिंग का भी चार्ज लग जाए, डिसमेंटलिंग का या फिर उसका रिमूवल का चार्ज स्क्रैप वैल्यू के चार्ज से अगर ज्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि घर से ही पैसा देना पड़ेगा। इतना ही लिखे थे सही बात। स्क्रैप। अच्छा, हेलो। स्क्रैप वैल्यू जनरली होता कितना है? 10% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के। 10% होता इसमें है, हाँ। इसमें एक डाउट है मेरा। क्या बोलिए। है बताइए। अ- अभी आप बोले कि स्क्रैप वैल्यू जो साल्वेज वैल्यू के बाद ही होता है, हाँ ठीक है। हाँ तो मान लीजिए कि हम कोई थी बिल्डिंग बनाए, उसको मटेरियल को स्टोर करने के लिए बनाए, एक सिंगल फ्लोर का। अब हम चाहते हैं कि हम उसमें रहने लायक घर बनाए, तो उसको तोड़ेंगे नहीं? क्या क्या मतलब, ये कंडीशन समझ में नहीं आया। जिससे कोई बिल्डिंग बनाए, मतलब दोनों अलग फर्स्ट अलग, फ्लोर का। दोनों अलग अलग टर्म है बॉस। दोनों रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। नहीं, ये एम चक्रवर्ती में लिखा हुआ था कॉस्ट में करके कि जब ये यूजलेस हो तभी इसको तोड़ा जाता है, और जो वैल्यू निकलता है वो उसको स्क्रैप वैल्यू करते हैं। हाँ, लेकिन पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम लोग करेगा कि सैलवेज वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दें। सैलवेज लेकिन वैल्यू ना, में कुछ निकालते हैं, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू करते हैं। हाँ मतलब पहले तो यही ना सोचेंगे कि हाँ जमीन उमीन सही से बेच दें बिल्डिंग को और दूसरा जगह शिफ्ट हो जाए। हाँ, जीते बिक जाए। हाँ हाँ, लेकिन ये ज्यादा हर पैसा। केस में फॉलो नहीं ना होगा। हाँ, हर केस में थोड़ी ना फॉलो होगा, वो बात तो हम भी मानते हैं। तो लिखा हुआ था, अच्छा ठीक है। और ये आप लोग लिखे थे कि स्क्रैप वैल्यू को एक और नाम होता है, दो और नाम होता है, जंक वैल्यू नहीं, और डिमोलिशन जंक वैल्यू। वैल्यू, डिसमेंटल वैल्यू नहीं लिखे थे। जंक वैल्यू और डिमोलिशन वैल्यू नाम अदर नाम होता है इसका। अच्छा अच्छा, सैलवेज वैल्यू बोलते हैं। बोलिए कि बताइए। सैलरी मतलब कि तोड़े से पहले का जो वैल्यू अगर है ना, तो वही होता है। यूटिलिटी पीरियड अगर खत्म हो गया है, तो बिना तोड़ले जो वैल्यू मिलता है उसी को सैलवेज वैल्यू कहते हैं। तो सैलवेज वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज नोन एज सैलवेज वैल्यू। विदाउट, बिना तोड़े हुए। वन में परचेज इट फॉर सम अदर पर्पस। यानी हो सकता है कि अभी हम जो बेच रहे हैं वो किसी दूसरे पर्पस के लिए खरीदे और उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, तभी तो वो खरीदेगा। द सेल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी इज साल्वेज वैल्यू। देखिए, द सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द साल्वेज वैल्यू। यानी अगर यूटिलिटी पीरियड उसका खत्म हो चुका है
और जो वो सेल कर रहा है तो सेल के द्वारा जो वैल्यू मिल रहा है उसी को साल्वेज वैल्यू कहते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिमूवल। अब जब तोड़वे नहीं किए हैं, डिसमेंटल करवे नहीं किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ रिमूवल जुटेगा कैसे? साल्वेज वैल्यू विल क्या? मतलब सही बात है, रिमूव काले करेंगे जब तोड़े ही नहीं है तो। हाँ, salvage value will be high when a building or a machine becomes useful after replacement or remodeling। कहने का मतलब कि साल्वेज वैल्यू किस केस में ज्यादा होगा किसी बिल्डिंग या मशीन के लिए? जब उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे या फिर रीमॉडलिंग कर देंगे तो साल्वेज वैल्यू हमको ज्यादा मिलेगा। जैसे पुराना साइकिल कबाड़ा हुआ बेचना चाह रहे हैं तो उसका वैल्यू तो कम मिलेगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा बनवा के अगर बेच देंगे तो उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा। और क्या? तब सही बताया। बनवावे में पैसों तो लगेगा। अरे तो अच्छा ये बताइए, छोड़िए ये एग्जांपल थोड़ा ज्यादा देहाती हो गया। सोचने वाला बात है जी। थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने में क्या हर्ज है? अगर ऊपर से मतलब खाली थोड़ा सा चमका के बेचेंगे ना तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। हो गया वही पॉइंट लिखा हुआ है। नॉर्मली द अच्छा स्क्रैप ये वाला लाइन बताओ तो साल्वेज वैल्यू माइनस में होता है निगेटिव? साल्वेज वैल्यू माइनस में कैसे होगा? कभी हो सकता है, एकदम कंफर्म रहना तभी बताना भाई। नहीं होगा सर से कौन तो पूछे भी थे कि साल्वेज वैल्यू कभी अरे नेगेटिव है। बीएन दत्ता में लिखा हुआ है कि निगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन हाँ सर वही बताया वही कि वाला negative याद है यार। सर बोले थे कि नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा निगेटिव नहीं होगा जी। आरसीसी या कंस्ट्रक्शन में निगेटिव कहीं कैसे नहीं होगा? मतलब आरसीसी का कंस्ट्रक्शन रहेगा तो साल्वेज वैल्यू का कंस्ट्रक्शन नहीं उसको भेज डाल सकते। देते हैं। वो डिसमेंटल होने के पहले का ना बात कर रहा है ये साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ना नेगेटिव होगा उस आरसीसी का। हाँ मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और सर से कोई पूछे भी थे कि साल्वेज वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है तो सर लगता है बोले भी थे कि नहीं हो सकता है। हम ही ना वो पूछे थे। बोले थे। अच्छा आप ही पूछे थे। देखिए हाँ सैलवेज निगेटिव होने का बात नहीं है, लेकिन स्क्रैप हो सकता है, ये तो कंफर्म है। हाँ स्क्रैप स्क्रैप। है। लेकिन उसमें बीएन दत्ता में हमको लगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। डाटा में तो दोनों का एक साथ लिख दिया कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ, एक ही साथ लिख दिया था। वही चलते ना दिक्कत होगा। अच्छा ठीक है, मार्केट वैल्यू हम बताते हैं और बुक वैल्यू दो हम बताते हैं, ठीक ना? देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज अमाउंट एट विच इट कैन बी सोल्ड इन ओपन मार्केट एट पर्टिकुलर टाइम। यानी किसी भी टाइम पे आप प्रॉपर्टी को मार्केट में बेच रहे हैं, ओपन मार्केट में, कोई ज्यादा इधर उधर नहीं किए हैं, तो वो आपका मार्केट वैल्यू होगा। नाम से भी जाहिर है मार्केट वैल्यू। तो ओपन सेल में बेचे हैं तो बिल्कुल मार्केट वैल्यू विल डिफर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम वेरी भी करते रहेगा। अगला पॉइंट है कि द मार्केट वैल्यू आल्सो चेंजेस टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंज इन फैशन। अब फैशन चेंज हो गया तो उस केस में भी उसका ये चेंज हो सकता है मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर ईटीसी पे भी डिपेंड करता है ये। अच्छा, चेंजेस इन इंडस्ट्री और ड्यू टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ था, इसको कोई समझा सकता है तो बताइए कि मार्केट वैल्यू जो है वो इंडस्ट्री में चेंजेस के कारण भी चेंज होता है। और ट्रांसपोर्ट वाला तो समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है तो मार्केट वैल्यू कम रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन अगर अवेलेबल नहीं है उस एरिया में तो मार्केट वैल्यू आपका कम जाएगा। ये चेंजेस इन इंडस्ट्री के बारे में पता है? ऐसे भी हो सकता है कि बोलिए। माने को वहाँ पर शुगर फैक्ट्री है, वही उस हिसाब से बनावल गया है वहाँ पर ही कोई बिल्डिंग, और बाद में दूसरा चीज के फैक्ट्री लगा जो सूटेबल नहीं है तो वहाँ पर ही घट जाएगा उसका दाम। उसमें अच्छा रख ये लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कहीं कहीं शहर, बड़ा बड़ा शहर में काहे इतना ज्यादा पॉपुलेशन होता है? काहे कि वहाँ बहुत सारा फैक्ट्री इंडस्ट्री ये सब हाँ, होता है। इंडस्ट्री वो तो समझ ही रहे थे, लेकिन मार्केट वैल्यू वाला में नहीं पता लग रहा था। तो मार्केट अच्छा, वैल्यू
उसी से ना related है। नीतीश वाला लाइन में तो सही था, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब अगर मेरा मार्केट के बगल में मतलब शुगर फैक्ट्री है तो उस एरिया में शुगर का जो मार्केट वैल्यू है वो कम रहेगा, लेकिन वही अगर मार्केट वहां पर शुगर हटा दिए, कपड़ा का फैक्ट्री लगा दिए तो कपड़ा का मार्केट वैल्यू वहां पे लो हो जाएगा, और वही अगर दूर पे है तो मेरा मार्केट वैल्यू वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। अरे सुनने में जैसे कि ये थोड़ा सा थी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टाइप का तो समझ में आ रहा है, लेकिन सिविल के नजरिए से देखो तब नहीं पता लग रहा है। सिविल का नजरिया नहीं है, मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक्स का चीज है ये। ओह, ये बात है। ठीक है, तो हाँ सोच रहे थे कि कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ गए। बुक वैल्यू बताते हैं। बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी शोन इन अकाउंट बुक। ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो अकाउंट बुक में सबसे पहले तो शो किया जाता है आफ्टर एलोइंग नेसेसरी डिप्रेसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब बुक वैल्यू में अकाउंट बुक में ठीक है शो करते हैं, लेकिन जो जितना ईयर यानी कि जितना पुराना उसका एज हो गया है ना, उसका सब डिप्रिसिएशन यानी कटौती करके हम लोग मतलब कि नेट जो निकलता है ना वही बुक वैल्यू होगा। The book value depends on amount of depreciation allowed per year and will be gradually reduced year to year, and at the end of utility period the property of book value will be only a scrap value। बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि डिप्रिसिएशन जो है वो पर ईयर आपका ग्रेजुअली कमते ही जाएगा, और कमते कमते इतना हो जाएगा ना कि ये स्क्रैप वैल्यू के बराबर लास्ट में हो जाएगा। जब यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टी का तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी रद्दी के भाव में बिकेगा। फिर है कि द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए पर्टिकुलर ईयर इज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला में एक तौर पे लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू को फॉर्मूला पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जो था वो माइनस में एक अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अप टू प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल तक का डिप्रिसिएशन घटा करके जो बचेगा ना वही बुक वैल्यू उसका है। पोटेंशियल वैल्यू और सेंटिमेंटल वैल्यू दो बताइए, कोई बताइए, सुनिए ना, खत्म करिए। इसमें इस पिछले साल तक का कि इस साल तक, मतलब अगर इस नहीं साल हम बेचे नहीं तो नहीं इस नहीं, ये साल तो चल ही रहा है, तो ये साल आप काहे घटा दीजिएगा, प्रीवियस ईयर तक। हाँ। तो सुनिए ना, चक्रवर्ती वाला में लिखा था ना कि हम्म, इसका वैल्यू होता है द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द टोटल डिप्रिसिएशन टिल दैट ईयर, यानी जिस साल में यह बेचा जा रहा है उसको माइनस करते हैं, यानी उतना तक लाके। लगता है क्या लगता है मन, अभी ईयर अगर स्टार्टिंग हुआ फिर भी घटा देंगे करेंट ईयर का? नहीं, वो उस स्थिति में तो नहीं, लेकिन अगर 12वां महीना में बेचल जाता। हाँ, तब सोचा जा सकता है। पता नहीं यार। ठीक है, इस बारे में एम चक्रवर्ती अगर लिखा है तो सही लिखा होगा। मतलब अच्छा जो सुनिए ईयर ना, में है वो भी हटाना है। नहीं नहीं, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग जी, मेरा गलत भी सकता है। अरे टिल टिल डेट का मतलब यही ना हुआ कि मतलब कि कल तक में। हाँ, ना टिल तो ईयर, टिल डेट नहीं, टिल तो डेट तो ईयर। प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है। प्रीवियस अच्छा ईयर तो लिखा हुआ है यार, वो तो हम बता ही रहे हैं। हम्म। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल वैल्यू और सेंटिमेंटल वैल्यू बताइए ना, आगे फिर उस पर बात करेंगे देख के। आदित्य तुम कुछ नहीं बोलो यार, आज बताओ। ठीक है, बोलते हैं। हम्म। बोल दिए। अबरी आजाद बोलेगा। पोटेंशियल वैल्यू है ना, when the property is capable of fetching more return due to its alternative use, then that value of property is called as potential value। मतलब कोई बिल्डिंग पहले से वहां पर है, रहने लायक है, और उस अगर उस मार्केट में जो है वहां पर होटल का डिमांड ज्यादा है, तो अगर उस बिल्डिंग को अगर होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे आज उससे जो उसका वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो इसी को हाँ मतलब कि जो, जिस तरह का डिमांड है उस तरह में कन्वर्ट उसको कर हाँ दी। हाँ, तो इसी जो वैल्यू मिलता है ना बदलने के बाद, उसी को पोटेंशियल वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, सही बात है। बस इतना ही है इसमें। सुनिए हाँ ना, मतलब आप अल्टर कौन हाँ क्या आप में से कौन कौन मैं हूँ कलाम मूवी देखे हैं? देखे हैं, बताइए ना। मैं हूँ कलाम देखे हैं ना, तो उसमें जो अथी राजस्थान में जो राजा वाला रहता है, पैलेस जिसका रहता है, तो वो देखे हम्म। हैं। वो अपना होटलवा के क्या करता है, वो अपना राजमहल को देखता है ना कि ढेर सारा मतलब टूरिस्ट आ रहा है, तो अपना राजमहल को एक होटल में बदल देता है, आलीशान होटल में।
तो उससे बहुत ज्यादा कमाई होता है। तो एक बार आओ अच्छियो जो तो अम्बेडकर को दिए थे कि हाँ पुराना राजमहल नहीं था, हवेली को चेंज किया गया था। अच्छा, हाँ हवेली, और फिर बाद में और नौकर बकाता है कि जहाँ रह रहे हैं उसको भी होटल में बदल देते हैं, तब बड़ी कस के ओकरा झापड़ मारता है। तो वही याद आ गया अभी, पोटेंशियल वैल्यू अभी होटल का एग्जांपल दिया ना तो याद आ गया। अच्छा, सेंटिमेंटल बताइए। सेंटिमेंटल कोई और बताइए। बताओ आजाद। सेंटिमेंटल बताओ, 2-4 गो बच रहा है, हम बता देंगे लास्ट में। बता दीजिए ना आप। गजब है यार, लेकिन आप ही बताइए, हम लास्ट वाला हम बता देंगे, लास्ट 2-3 गो। 2-3 गो तो हम बता दें। हम बोलते हैं सेंटिमेंटल कितना सिंपल है बॉस। सेंटिमेंट जुड़ल है, आओ का रुकिए हम बता देते हैं, तो ठीक बता है रहे हैं। बोलिए। देखिए, बाहर आए हुए थे इसलिए नहीं बता रहे थे हम। When the property is sold or purchased at the higher value then the market value due to sentiment of owner or purchaser of property is called sentimental value। इसमें वही बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सोल्ड किया जा रहा है हायर वैल्यू पे, यानी मार्केट वैल्यू से उसको कुछ लेना देना नहीं है, जो रहे मार्केट वैल्यू से लेना देना वही है, कंपेरिजन के तौर पे लेना देना है कि मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा हायर वैल्यू पे बेच रहा है। क्यों बेच रहा है भाई? तो उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी से, या कह सकते हैं कि परचेजर और द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, मतलब परचेजर खरीदने वाला का भी सेंटीमेंट जुड़ा हो सकता है या ऑनर का भी सेंटीमेंट जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे मान के चलिए ना कि कोई बुलेट ही जैसे के लिए अपना आर्मी में जॉब लगा, पहला वेतन से लिया अपना बुलेट, ठीक है। तो अगर पहले बात तो वो बेचना नहीं चाहेगा, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती उसे लेना ही चाह रहा है तो वो जितना उसका करंट दाम है बुलेट का उससे बढ़ा ही के लेगा। भाई उसका सेंटीमेंट जुड़ल है कि पहला वेतन से लिए थे। तो उसी तरीके का इसमें भी होता है, सेंटिमेंटल वैल्यू में भी। और भी चीज पे डिपेंड करता है, वो आगे बताते हैं। ये वाला एग्जांपल दिमाग में सवेरे लिखते लिखते सोचे थे ना, काहे कि देखे हैं इसे, वही वाला एग्जांपल बता दिए प्रैक्टिकल लाइफ वाला। देखिए, द मेन कॉजेज फॉर सेंटिमेंटल वैल्यू आर एज फॉलोज। तो मेन कॉजेज क्या क्या है वो बताते हैं। द ऑनर में बी वेरी मच अटैच टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है, इस कारण से भी हो सकता है। सो ही सेल डिमांड फैंसी प्राइस, ज्यादा अटैचमेंट है तो फैंसी डिमांड करेगा। फिर है कि द सिचुएशन एंड द पोजीशन में बी सूट अ पार्टिकुलर परचेजर विच may be ideal for his purpose and may have a special value to him। ठीक है, अब पहला जो बताए थे ना कि फैंसी डिमांड करेगा, वो था ऑनर के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। और सेकंड हो सकता है ये परचेजर, यानी जो खरीद रहा है उससे, कि उसको बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस उजनेस भी खोलना चाह रहा है तो जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी है वो अगर वो खरीद लेता है तो काफी ज्यादा वो वहां पे अपना ये बना सकता है, बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो यानी कि आइडियल केस उस केस में हो गया, तो वो भी वो मनमाना पैसा दे करके खरीद ही लेगा। नहीं बेचना चाहेगा ऑनर तो भी बढ़ा चढ़ा करके दे देगा उसको कि नहीं भाई हमको दे ही दीजिए, बहुत जरूरत है। इस केस में सेंटिमेंट वाला वैल्यू आ जाएगा इसमें। अगला है, if the property is put on for sale and two or more purchaser are determined to obtain that property then definitely the value of property will reach higher than existing market value। वही बात है कि अगर सेल के लिए लगाए और 3-4 गो आ गया, चाहे 2-3 गो आ गया परचेजर, तो जो उन तीनों में से ज्यादा देगा उसी को ना देंगे, यानी एक तरह का छोटा ऑक्शन ही समझ लीजिए इसको, कि नहीं भाई आप, ग्लोबलाइजेशन टाइप। हाँ हाँ हाँ, कि नहीं भाई वो आदमी आपसे ज्यादा दे रहा है। कई ये तो हमेशा हम लोग देखते ही रहते हैं जी, मटेरियल मंगाने में भी देखिए ना। अब ये 2-4 दिन पहले का बात बता रहे हैं आपको कि बालू गिरवाने वाला समझ रहे हैं ना, जैसे कि गया में बालू बैन है, मतलब कि नहीं गिरवा, मतलब कि 2 नंबर में सब गिरा रहा है, ब्लैक में गिरवा रहा है। तो वही बालू गिराने के लिए भी बहुत चला हुआ है, कोई 4,000 दे रहा है, कोई 3500, कोई 3,000। तो वही बात हो रहा था, जो सबसे कम में दे रहा था ना बालू, तो मिसाल दिया जा रहा है कि वो 3,000 में गिरवा रहे हैं तो आप काहे 3500 में गिरवाए हैं। उसी तरीके से सेंटिमेंटल वाला में भी होता है जब ऑक्शन होता है तब। देखिए, लास्ट में नोट में लिखे है ना कि सेंटिमेंटल वैल्यू हैज नो रिलेशन विथ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग में ही बताए थे। बताएं स्पेकुलेट, अगला। हाँ बताइए हम अगला। बताते हैं। अच्छा, बोल रहा है ना, स्पेकुलेशन वैल्यू वो वैल्यू होता है, माना देखिए, माना कि कोई आदमी को पता चलता है ना कि यहाँ पर इससे कोई हाईवे या रोडवे पास होने वाला है, तब पहले वो जाके वहाँ पर की जमीन खरीद लिया है, और जब हाईवे वे गुजर गया तो वहाँ लैंड के वैल्यू बढ़ गया,
तब वो बेचा, हम्म। तो वो वैल्यू को जो बोलते हैं स्पेकुलेशन वैल्यू बोलते हैं। अच्छा। देखिए यही लिखा हुआ भी है कि इफ ए पर्सन परचेज प्रॉपर्टी इन एरिया एट लो रेट, पहले लो रेट पे खरीदा, फिर वहां से रोड का प्रपोजल पास हुआ, फिर वहां का वैल्यू बढ़ गया, फिर वहां पर बेचा, तो जो पहले पहले का वैल्यू था उससे तो ज्यादा बेचेगा, ताकि रोड बन गया तो यही का वैल्यू बोलता है स्पेकुलेशन वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही बताया आप। देखिए बताते हैं इसमें। देखिए जो परचेजर होता है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, वो एक तरह से समझिए कि बिजनेसमैन होता है। वो उसको अंदर से पूरा क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है फ्यूचर में उसका जानकारी रहता है। तो वही बात लिखा हुआ है कि स्पेकुलेट ऑन प्रॉपर्टीज एंड दे इंटरेस्टेड ओनली इन अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देम। यानी जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदता ना है, तो वो सिर्फ उसका इंटरेस्ट रहता है कि प्रॉफिट वो कमा ले, प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ले ले। उसका कोई ये नहीं रहता है कि प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग बनाया है तो उस बिल्डिंग में रहेगा वो 10-15 साल उसके बाद बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसको खरीद के बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें किए उसको लार्जर मतलब कि प्रॉफिट लेकर के बेच देना, यही मकसद रहता है इसका। यानी एक तरह से बिजनेसमैन ही ऐसा काम करता है। मतलब बहुत अंदर तक उसका रहता है सेटिंग। जैसे एग्जांपल देख लीजिए ना जी, जो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, से पहले इन्वेस्टमेंट कर दिए फिर सुतर रहे, वो देख के ही मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हाँ इसका शेयर बढ़ने वाला है, तो कुछ हम्म। समय के बाद उसका उसका शेयर बढ़ जाता है तो उसको प्रॉफिट है। जैसे हाँ और ये नेपाल। भी नहीं, हाँ ठीक है, इसमें ये भी नहीं है कि बहुत लंबा समय तक वो वेट करता है, नहीं। 2 से 3 साल तक वेट करेगा उसके बाद बेच देगा वो। ठीक है, वही हाँ, बात लिखा हुआ है लास्ट में भी कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द प्रॉपर्टीज और फेचिंग मोर रेंट। यानी कि वो रेंट लगाने पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है और डेवलप प्रॉपर्टी को भी ज्यादा डेवलप नहीं करता है। चुपचाप जैसे ही देखा कि रोड पास कर गया, एरिया का दाम बढ़ गया, फटाक से बेच देगा वो। ज्यादा वेट नहीं करेगा कि और दाम बढ़ते जाएगा ओवर टाइम टू टाइम। ठीक है, उसका यही और काम ही रहता है। स्पेकुलेशन मतलब भी होता है, सट्टा होता है। ओहो, हाँ। सट्टा होता है। अच्छा, हम्म। पिछला बार सट हम लोग गए थे ना, सट्टे में एक कर रहा है। हाँ एंटरप्रेन्योर सट्टे होता तो था करते जो हैं। एक कंपनी स्टार्ट करता है और कुछ समय के बाद उसको बेच देता है, हम्म। हाँ तो वो भी तो स्पेकुलेशन वैल्यू ही एक टाइप का हो गया ना। इंटरप्रेन्योरशिप वाला। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, जो एगो एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो स्टार्ट करता है बिजनेस और कुछ दूर लेके अरे जाता है, कोई खरीद रहा है तो व्हाट्सएप अच्छा का ही हुआ लगता था है। ना, व्हाट्सएप बनाया उसके बाद बेच दिया, व्हाट्सएप को नहीं बेचा हाँ था। हाँ, फेसबुक कैसे हाँ खरीद। फेसबुक। हाँ तो हाँ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। ठीक है। हाँ, तो वही स्पेकुलेशन वैल्यू हो गया। अच्छा लेकिन हम स्पेकुलेशन नहीं कह सकते हाँ, उसको। डेवलप। स्पेकुलेशन में पहले ही मकसद ही बना लेवल जाता है कि नहीं भाई उसको सस्ता में खरीद के महंगा में बेचना है। अब लगता है सब कोई समझ गया, आगे बढ़ो। वही तो। फेसबुक वाला लेकिन एग्जाम्पल सही नहीं था, व्हाट्सएप वाला। जब बाल सब समझ जाता है तभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल निकलता है सबके मुंह से। और एग्जाम्पल कचरा निकल रहा है यार। चलिए बताते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू, ठीक ना। If the property is sold at lower price than that at open market price, then its value is called distress value। बिल्कुल स्पेकुलेशन वैल्यू से उल्टा है इसमें। इसमें और जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना करंट, उससे भी लोअर प्राइस पे बेचना पड़ जा रहा है। अब ओपन मार्केट में जो रेट है उससे कम दाम पे, तो मजबूरी ही होगा। तो उसका देखा अथी मेन कॉज बता दे रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर वेंडर ड्यू टू विच ही सेल द शॉप और प्रॉपर्टी एट वेरी लो प्राइस। जैसे कि अथिया पे कुछ डालता है जी, मोबाइल वोबाइल डालता है ना कि भाई बहुत अर्जेंट है, पैसा की जरूरत है, वही ला बेच रहे पैसा नहीं है। हैं। तो वही वाला यहाँ पे भी है कि मान लीजिए कि पैसा क्या फाइनेंशियल काल, क्राइसिस। क्या, चाहे हाँ चाहे अकाल तो या देखिए ना जी, गाँव में क्या होता है, अकाल हो गया। बेटी के शादी के लिए कैसे मतलब बेच देवल जाता है, तो अगल बगल हम्म, वाला बहुत कम रेट पे खरीद लेता है कि भाई अब एकरा जरूरी है, बेचबे करता हूँ। हाँ बिल्कुल ज्यादा मोल भाव नहीं करता है, जितना दे दिया एक दो ग्राहक में से वो हाँ डील करता है, ज्यादा नहीं डील करता कि 10-15 वो डीले करे में टाइम दे रहा है। चुपचाप 2-3 गो से बात किया, जो ज्यादा दिया उसी को बेच दिया। तो उस केस में कम चांस रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब उसका आर्थिक तंगी आ गया, पैसा आर्थिक तंगी आ गया। फिर अगला पॉइंट है कि ड्यू टू राइट्स अर्थक्वेक फियर ऑफ वार। ठीक है, यानी कि राइट छिड़ गया वहां पे, बार बार भूकंप आ रहा है तो बिल्डिंग टूट फूट अपने न जाए, इला चुपचाप बेच के वहां से साइड हो जाते हैं। या फियर ऑफ वार यानी कि युद्ध उद्ध वहां पे हो रहा है तो भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। हाँ जैसे मुस्लिम एरिया में एगो हिंदू के घर है हाँ तो हाँ, बेच के भाग बेच जाता बाज के निकल देगा वहां से, सही बात है। या नक्सली एरिया हो गया है तबाही हो, तो है। वही हाँ हुआ फियर ऑफ वार में उसे सब आ जाएगा। फिर एक्वेरल एमंग
पार्टनर, यानी कि 2-3 गो पार्टनर है तो उसके बीच भी झगड़ा हो गया तो जल्दी से बेच बाच के निकलेगा भाई। नहीं अब रह सकते हैं। फिर है कि सेंटिमेंटल रीजन बिटवीन 2 गुड पर्सन। अब 2 अच्छा पर्सन है तो उसके बीच में सेंटिमेंटल भी होगा कि अपना आदमी है, इसको कम में दे देते हैं। सर बताएं थे इसको अच्छा से। हाँ या दैट इज करके लिखे हैं ना इसको कि इंटेंशन टू फेवर परचेजर, यानी वैसा इंटेंशन पहले ही हो जाना कि परचेजर को ही फेवर में डालना है, मतलब कि उसके फेवर में रहना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस जो है। फिर अच्छा अगला अकोमोडेशन हम बताते हैं। हाँ रुकिए बताइए। ना, अकोमोडेशन बताने से पहले एक अच्छा ठीक है बता लीजिए, लेकिन डिस्ट्रेस वैल्यू अकोमोडेशन वैल्यू मतलब हो सकता है कि ना डिस्ट्रेस वैल्यू। अरे पहले बताओ तो जी, तब ना डिफरेंशिएट करेंगे, उतना तो याद है। देखिए अकोमोडेशन वैल्यू है ना कि हम्म माना कि 2 गो बिल्डिंग बनल है और बीचे में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, मतलब जिसमें बिल्डिंग नहीं उठा सकते हैं अपना, अच्छा रहने भर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तब बगल वाला ही के बेचना पड़ेगा, तब बगल वाला जितना देगा उतना ही ना लेना पड़ेगा, उसे जबरदस्ती हम्म नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं लेगा। तो ई वैल्यू को बोलते हैं अकोमोडेशन वैल्यू। लिखा ओ हुआ है स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स और लैंड कैन नॉट बी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब छोटा जगह रहेगा तो अपने से नहीं कर सकते हैं, उसे छोटा जमीन पे कंजेस्टेड क्या एरिया कहाँ डेवलप कीजिएगा, जैसे सही बात। उसका लेंथ रेस्ट्रिक्टेड है, ब्रेथ रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसको कम से कम दाम में बेचेगा, कहा कि इसको अब बगल वाला ही खरीदेगा, एडजासेंट ऑर्डर है ना जो ही खरीदेगा, तो वो जितना प्राइस देगा उतना लेना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन वैल्यू। सही सही बात है। जैसे 1 कट्ठा से भी कम जमीन बीच में आपका बच गया प्लॉट में, तो क्या कीजिएगा, उसको बगल वाला के बेच दीजिए ताकि उसका तो जमीन ज्यादा है ये था और थोड़ा सा बढ़ जाएगा पावर। हमने गाँव में कहता है कि रेड़ बुन देंगे। ना तो ये आप क्या बोल रहे थे, दोनों सेम थोड़ी ना हुआ, नहीं, जैसे डिस्ट्रेस देखिए वैल्यू और अकोमोडेशन एकोमोडेशन। वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू नहीं हो सकता है, इसमें भी तो लोअर प्राइस हाँ मिलता है हाँ मार्केट प्राइस से। मजबूरी तो है एक तरीके से, हाँ लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह उसमें अच्छा एग्जांपल था, राइट वगैरह। ठीक है हाँ कह सकते, आ सकता है, मजबूरी है एक तरह से तो। फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है लेकिन मजबूरी ही तो है इसमें भी। ठीक है, मोनोपोली वैल्यू बताते हैं, ठीक ना। when more land is not available in particular developed locality। ठीक है, सिंपल सा बात है इसमें कि अगर ज्यादा लैंड नहीं अवेलेबल है किसी भी डेवलप्ड लोकेलिटी में, द लिमिटेड लैंड अवेलेबल इज दैट लोकेलिटी विल हैव मोनोपोली वैल्यू। तो अगर लिमिटेड लैंड ही बचा हुआ है, जैसे पटना का ही देखिए ना जी, मार्केट में तो सारा जमीन बिकिया गया है, तो उसका है कहाँ। लेकिन कोई अगर छोटा सा जमीन जिसका भी है वो अगर बेचना चाहे तो मनमाना होगा, मोनोपोली हुआ ना उसका, नहीं भाई इतना रेट लेंगे। सुनने में आ रहा है कि करोड़ों में चल गया है जी, 50 करोड़ जमीन का दाम। चल नहीं बता रहा गया था, है जी। हैकर बता रहा था एक बार। ठीक है, तो मोनोपोली ही एक तरह से हुआ। तो सम प्रॉपर्टीज पोजेज अ स्पेशल एडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लोकेशन, यानी कि मोनोपोली वैल्यू में लोकेशन से ही ज्यादातर लोग तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, फ्रंटेज पे किस तरह का एरिया है, शेप एंड साइज ईटीसी। फ्रंटेज मतलब सर लगता है एग्जांपल से दिए थे रोड के किनारे वाला, जिसका चौराहा रोड पे। के चौराहा पर गुजर रहा है ना तो चारों पट्टी दुकान खोल सकता है, ये वाला एग्जांपल दिया। हाँ हाँ हाँ, फ्रंटेज वाला। इन दिस केस द ऑनर में डिमांड फैंसी प्राइस, तो इस केस में भी फैंसी डिमांड करेगा। सच वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज, नहीं ऑल्सो नहीं, नोन एज मोनोपोली वैल्यू। ठीक है, आगे है डिप्रिसिएशन, ऑब्सिलेंस और सिंकिंग फंड। तीनों लिखे हैं तो कोई बता दीजिए, नहीं तो फिर सर को पढ़ाने देंगे ये वाला, उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ ये वाला एम चक्रवर्ती में लिखा था क्या क्या बोले थे पहिल का। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन तो यही ना होता है कि मान लीजिए फैशन वैशन चेंज हो गया तो जो अथी में वैल्यू में कमी आता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा एज सुनिए के ना, एक कारण। सवाल ये होता है। फैशन फैशन और एज हाँ कह सकते हैं एक ही तरह का चीज है, अच्छा मतलब हाँ पुराना हो गया ना तो उसका वैल्यू कम जाता है, वही है। हाँ, वियर एंड टीयर के कारण जो डिप्रिसिएशन आता है उसी को डिप्रिसिएशन मतलब। मतलब एज ज्यादा हो गया तो वियर और टीयर भी उसका हो जाएगा, और हाँ एक तरह से डीके हो जाएगा उसका, और क्या हाँ, मतलब एक और वैल्यू होता है असेस्ड वैल्यू। अच्छा हाँ उसको बता दीजिए, आपका 11वां नंबर वही तो है, हाँ बोल रहे हैं बता assessed दीजिए उसको। value is the value of property recorded in the register of a municipality in order to determine the amount of municipal taxes to be collected from the owner of the property। यानी कि assessed value कैसा वैल्यू होता है जो कि म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड होता है, किस लिए, तो म्यूनिसिपल टैक्स वसूलने के लिए प्रॉपर्टी के ओनर से। बट सर फिर से समझ में बताइए तो इसको समझे नहीं। जनरली म्यूनिसिपैलिटी जो होती है ना
उसके रजिस्टर में क्या करती है ना कि इसका वैल्यूएशन रिकॉर्ड करके रखती है प्रॉपर्टी का, ताकि ओनर से उस प्रॉपर्टी के ओनर से टैक्स वसूला जाए। ठीक है, तो वो टैक्स किस बेसिस पे वसूलती है वो बता रहे हैं। जनरली असेस्ड वैल्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल रेंट, यानी एनुअली वो कितना रेंट कमा रहा है इस पे निर्भर करता है। ठीक है, an allowance of 10% for the cost of repairs and for all other expenses necessary to maintain the value is given, यानी 10% अलाउंस दिया जाता है कि हाँ उसको स्ट्रक्चर मेंटेन करे पड़ रहा होगा, फिर पेंट पचाड़ा यही सब। इन केस ऑफ द एनुअल रेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इजिली एस्टिमेटेड, यानी अगर वैसा केस आ जाए जिसमें ग्रॉस एनुअल रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ना एस्टिमेट हो रहा है, the amount of 5% of estimated cost of property shall be considered, यानी कि मान लीजिए कोई केस है जिसमें एस्टिमेट टोटल एनुअल जो रेंट है ना उसका कॉस्ट एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के 5% को कंसिडर कर लिया जाता है ये इसमें म्युनिसिपैलिटी टैक्स में, यानी 5% उसको देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है। अच्छा, आगे का प्लान बताइए। अब हम लोग दुविधा में हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना।